ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, बट ऑल्टरनेटिवली करंट चला गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा आपको। अच्छा, ये ढक गया है रिकॉर्डिंग में, समझ लेना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन है, करो, क्या कर सकते हो। थैंक यू, अच्छा काम के पिन पॉइंट कर दिया यार, मैं भूल ही गया था। करंट के चक्कर में ना मैं वहां से निकल गया। अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो पोटेंशियल एंड करंट दोनों फेज में रहता है। फेजर डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कॉपी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग भी हो सबका। एक टू, ये था प्योरली रेजिस्टिव को लेके। अब सिमिलर कंक्लूजन था प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, फिर तीनों को हम लोग हौच पौच कर देंगे एक साथ। ठीक है, तो आज को ये और प्योरली कैपेसिटिव भी लूंगा, इंडक्टिव वाला कल को। आज को इसका दूसरा प्रॉब्लम्स लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कल को एजेंसी ऑसिलेशंस भी करूंगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव। कैपेसिटिव सर्किट मैंने बेसिकली क्या, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट में कैसा रिलेशन है फेजर का, कैपेसिटेंस के लिए भी ऐसा यूनिक रिलेशन है। वो हम अभी डिराइव करेंगे, लेटर ऑन आई विल बी यूजिंग इट टाइम लगे। ठीक है, तो वो डिराइव करना है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं क्योंकि इजियर होगा सॉल्व करना, और कुछ नहीं, यही रीजन। तो लोग बोलते सर कैपेसिटर लो, यहाँ पे बहुत कुछ बकना है। करंट चला আসলে ভালো হতো। ओके, सो कोई नहीं, we have a capacitor and again it is connected entirely across an AC source, E naught sin omega t। बढ़िया, ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। अब लाइक जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, आप बोल सकते सर ये Vx नहीं, इतना करने की क्या जरूरत है, मतलब बाय दिस टाइम आप लोग स्मार्ट एनफ हो होपफुली। ठीक, सो एट एनी इंस्टेंट लेट्स से यहाँ पे कुछ एक प्लस क्यू है, यहाँ पे कुछ माइनस क्यू है। ठीक है, सिंपल बात है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो चेंज करते रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ। इस बार मैं लिखता हूँ डेल वी सी। सो दिस डेल वी सी विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, सम साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, इतना आपको पता ही है, ये पूछते हैं क्योंकि इतनी गर्मी में हमको एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, हमसे बर्दाश्त नहीं, आयुष बताओ। ठीक है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एगुलो मैंने ना बोलते पहले, मतलब चुल्लू भर पानी भी इनफ नहीं है। ठीक है सर, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? क्यू, चार्ज एंड कैपेसिटर, हाउ इज इट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस? तो वो पाती पाती चीज दिखा सो क्या होता है सर? আমি কুসুম মেডিকেল হলে গিয়ে ওইখান থেকে ইঞ্জেকশনটা নেবো, আর তোকেই লাগাবো 4-5টা। কাকুকে বলবো কাকু ফ্রিতে দিন তো, আমি আপনার ছেলেকে इंजेक्शन গুলো লাগাবো। कहाँ लगाएंगे पता है इंजेक्शन? तो दिमाग में। ठीक, ओके, सबको पता ही होगा, नहीं कुछ लोगों को पता होगा, Q इक्वल्स टू सी डेल वी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस एंटरटेनमेंट खत्म, चलो शुरू करते हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप बोलोगे कि सर इस पे जो चार्ज है दैट कैन मेंटेन सी इनटू डेल वी, बट डेल वी इज चेंजिंग विद टाइम, राइट? कर्चफ यहाँ पे क्या होगा सर? डेल वी सी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों पैरेलल में है, जो भी बोलो जिस तरह से ये चीज आएगा, डेल वी सी इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस सिंपली टेल्स अस दैट चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ चार्ज भी वेरी कर रहा है। मतलब कैपेसिटर प्लेट पे देखो तो क्या होगा, एज अ फंक्शन टाइम पहले चार्ज प्लेट से ज्यादा है। ठीक है, जो एक सेट करिएगा, फिर धीरे धीरे पहले कमेगा। ठीक है, फिर एकदम जीरो हो जाएगा, फिर इस साइड में नेगेटिव उस साइड में पॉजिटिव, समझ रहे हो? ऑल्टरनेट करेगा, चार्ज ऑल्टरनेट करेगा ऑन द कैपेसिटर। अरे भाई, चार्ज अगर चेंज किया तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ करंट, सर्किट में करंट होना चाहिए। ठीक है, सो सर्किट में करंट भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं चार्ज मिल गया करंट निकालो, तो लास्ट क्लास भी ऐसे ही कुछ देख रहे थे। ठीक है, क्या होगा अगर मैं करंट निकालूं, व्हाट विल बी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? कैसे निकालेंगे? यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक ना, क्या होगा? आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? तो सडनली पूछ रहे স্যার আউট অফ কনটেক্সট জিজ্ঞেস করে নিলেন স্যার, এটা তো আমি ভাবছিলামই না, আমি তো অন্য কিছু ভাবছিলাম।
আমি তো সাংচি ভাবছিলাম। ঠিক, कुछ नहीं छोड़ो। हाँ, बोले सर 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 आई को कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे सर, क्यों पता है, हाउ डू एक्सप्रेस आई, जल्दी रैपिड फायर फटाक फोड़ देकर बता दे रहे हैं, जल्दी बोलो। एक तो गर्मी है उसमें, এটা বলতে কষ্ট হচ্ছে তো। आय भगवान, के के ओ बाबा, इस না আমি জানতাম না কি তোর ক্লাস टीचर, मैं जानता कि वो पढ़ा है। ओ अच्छा, ये पता तुमको? हम आंखों देखी बातों में विश्वास करते हैं, कानों सुनी बातों में सुनाई तो दिया नहीं हमको। एनीवेज, डेरिवेटिव आई गेस सब लोग कर सकते हो। लास्ट क्लास हमको पता चला किसी को डेरिवेटिव तक नहीं आता, तो भाई कोई अगर ऐसा है जिसको डेरिवेटिव नहीं पता, काइंडली प्लीज पढ़ो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सब मैंने ये सब चीज खुद से कर सकते हो या राइट। तो चार्ज मिल गया तो बेसिक आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, करंट के साथ चार्ज को रिलेट करना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा बाहर जाएगा, सबको पता है, ठीक है। सी ई नॉट ओमेगा ये बन गया आपका आई नॉट को भी बोल सकते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां तक मैं बोलूं तो एक्चुअली मुझे लगता है अ नॉर्मल स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिराइव अप टिल दिस पॉइंट ऑन इट्स ओन, राइट। इतना तो होना चाहिए ना, इतना तो खुद से कर सकते हो होपफुली। मैंने नॉर्मल स्टूडेंट का बात हो रहा है आयुष का, ठीक है, ओके। आयुष के लिए दिस मे बी रॉकेट साइंस, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब मेन पार्ट आता है, अब सुनो तुम लोग, आइए सुन भी वाला बड़ा। देखो, दो चीजें बोलनी है। पहली बात, हम लोग जब भी डिफरेंट क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, মানে हमको ई नॉट पता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो फंडामेंटल दिया हुआ। আমি যখনই বাকি কোয়ান্টিটিস গুলো বার করব, লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম, উইল ট্রাই টু এক্সপ্রেস এভরি আদার কোয়ান্টিটি इन द फॉर्मेट सम एम्पलीट्यूड sin ओमेगा टी प्लस माइनस सम, ठीक है। मतलब हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि इसके बाद जो भी टर्म्स आए ना उसको एक्सप्रेस करो साइन में ही एंड ओमेगा टी प्लस माइनस सम इनिशियल फेज। ऐसे करने से फायदा क्या, फेजर डायग्राम ड्रॉ করতে পারবে। ই নট সাইন ওমেগা টি যদি এটা হয়, এটা ওমেগা টি মানে সাইন ওমেগা টি লাইনটা সর্ট অফ रेफरेंस बोलेंगे इसको हम लोग, लास्ट में बोल रहे थे रेफरेंस फेजर। हां हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को पता है ई नॉट वाला जो फेजर है वो ओमेगा टी वाला लाइन है, साइन ओमेगा टी वाला लाइन। तो बाकी जो কোনো क्वांटिटी, वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बाकी कोई भी क्वांटिटी अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड हो, मतलब साइन में ही रखेंगे उसको, कॉस में नहीं, एंड ओमेगा टी प्लस माइनस सम, ठीक है, ओके। ओमेगा टी के सामने पॉजिटिव ही रहे। अगर हम लोग किसी भी चीज को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो फेजर में इट बिकम्स इजियर, मतलब ओमेगा टी वाला फेजर कर लेंगे, फिर अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री है मतलब पाई बाई थ्री एंगल अहेड, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है तो माइनस पाई बाई टू बिलो, मतलब उसके रेस्पेक्ट में आगे या पीछे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। इट विल बी इजियर। तो जनरली हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इसके बाद से तुम जो भी क्वांटिटीज पढ़ रहे हो, ट्राई टू एक्सप्रेस एवरीथिंग एज ओमेगा टी प्लस माइनस साइन में। इतना कुछ क्यों बक रहा हूं, क्योंकि देखो करंट का एक्सप्रेशन कैसा है, करंट का एक्सप्रेशन है कॉस में, हम ऐसे छोड़ेंगे, हम बोलेंगे द करंट एक्सप्रेशन हैज टू बी लाइक, थोड़ा रीमॉडल करेंगे इसको, कॉस को पहली बार साइन में कन्वर्ट करना है, इग्नोर देखना मैंने तो बहुत है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये नहीं कर सकते साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी नहीं कर सकते, मैथ्स में तो पढ़ा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, लेकिन ऐसे करोगे तो ओमेगा टी के सामने माइनस आ जा रहा है, ये नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे, हमको ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है। तो रिकॉल करो, तुमने पढ़ा है आयुष, आयुष साइन 90 प्लस थीटा का होता है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कि भगवान। तो हाँ, हम लोग वही करेंगे, हम लोग बोलेंगे साइन ओमेगा टी, मैंने हम लोग यहाँ 90 प्लस पाई बाई टू करेंगे, 90 माइनस में करेंगे तो मैंने ओमेगा टी मान नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो हम बोलेंगे सर कॉस ओमेगा टी को आप एक्सप्रेस करो एज साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, मैथमेटिकली पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर लो, सेम होता आंसर, लेकिन बार बार है मैं फेजर के टर्म से फाइनली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ।
फेजर के टर्म से मुझे समझाना पड़ेगा लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, ये चीज ना ओमेगा टी से तब माइनस अरे ओमेगा टी तो रे मन ओटे को उल्टो করে বুঝতে হচ্ছে কেমন একটা টিমরে চাপে যেত ठीक है ठीक है कोई बात देखा रहा एक बार फॉलो कर ले क्लियर हो जाएगा एक बार फिर मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा क्या बता मैं दिखा दे रहा हूँ ठीक है एक बार मैं फिर से पूरा चीज रिपीट कर दूंगा डोंट वरी किसी का नहीं क्लियर हो तो एक बार देखो बस इतना भी फिलहाल फॉलो करो कि cos ओमेगा टी को तुम ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिक्स देयर इज अनदर टर्म बट उसमें उसको रहने दो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बाद में रुक जाओ cos ओमेगा टी को अगर मैं ऐसे लिखा या ऐसे लिखा नाउ এখন ফেজার টার্মসে জিনিসটা কত ইজি হবে ভাব मैं बोलूंगा सर किसी एक टाइम पे लेट्स से ये ई नॉट वाला फेजर ठीक है दिस इज बेसिकली द रेफरेंस फेजर दिस इज डिनोटिंग द ओमेगा टी लाइन ये टाइम के साथ घूमेगा भी रोटेट करेगा ये ई नॉट वाला फेजर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ठीक है करंट जो फेजर आ रहा है वो कैसा आ रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब यही लाइन इसके साथ सेम डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू टाइम्स अहेड पाई बाई टू एंगल अहेड तो आई नॉट वाला फेजर ऐसा हो ठीक है सो अगर मैं आई नॉट को ऐसे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करता हूँ ठीक है तो साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को मैं इजीली फेजर डायग्राम में दिखा सकता हूँ ये साइन ओमेगा टी वाला लाइन ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वाला क्लियर है अब तुम इसके रेस्पेक्ट में सोचोगे अगर मैं ऐसा रखता साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी रखता तब खुद अब सोचो इसको इंटरप्रेट कैसे करते फेजर डायग्राम पहली बात माइनस ओमेगा हो जाने का मतलब तुमको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना पड़ेगा लेकिन लास्ट दिन बोले थे एक फेजर डायग्राम में जितने वेक्टर्स होते हैं सब तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ना ताकि उनके बीच का एंगल फिक्स्ड हो वो लोग एक साथ रोटेट करते देखना ये सब बोल रहा था ठीक है द एंटायर डायग्राम रोटेट्स टुगेदर एज वन सिंगल पीस ठीक है तो अगर मैं इसको माइनस ओमेगा पे इंटरप्रेट करूं माइनस ओमेगा वोंट जस्ट मीन कि फ्लिप हो माइनस ओमेगा विल आल्सो मीन इसका डायरेक्शन उल्टा हो रोटेशन का क्योंकि ये तो फेजर्स है ना दिस आर रोटेटिंग वेक्टर्स ऐसे सोचो टाइम अगर इंक्रीज करते এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু কি হতো কমতো হতো और ওইখানে অ্যাঙ্গেলটা কি হতো বাড়তো जो sin ओमेगा टी नॉर्मल है एक का एंगल बढ़ रहा है दूसरे का एंगल डिक्रीज कर रहा है ठीक है तो अगर माइनस लेते तो मैं फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करूं पता भी इनफैक्ट फेजर डायग्राम में हमेशा बोला जाता है कि सबका एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए ठीक है तो भाई वो एक चाप कर देता है थ्योरेटिकली एंगल का टर्म जो तुमको पहले लाइक माइनस ओमेगा टी आके फिर प्लस पाई बाई टू करना पड़ता तो वो जनरल केस में थोड़ा वियर्ड हो जाता ठीक है तो ऐसे एक्सप्रेस ना करके इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं ताकि इसके रेस्पेक्ट में मैंने बार बार आइडिया कि ई नॉट इज लाइक अ रेफरेंस फेजर बट उसके रेस्पेक्ट में एंगल्स को मेजर करो उसके एंगल को आप फिक्स कर दो तो बाकी लोगों को उसके रेस्पेक्ट में प्लस या माइनस के टर्म से आप समझा पाओ ठीक है तो यही चीज हम करने का ट्राई कर रहे हैं कुछ ठीक है इसीलिए ऐसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट बट फेजर के टर्म से दिस विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ठीक है तो हम लोग इसको नहीं इंटरप्रेट करेंगे इसलिए इसको छोड़ देते ठीक है तो इसके बाद से कभी भी एक्सप्रेशन है कुछ भी एक्सप्रेशन हमेशा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो और ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे हर एक एक्सप्रेशन को ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग में कर सकते हो डोंट यू वरी क्लियर अच्छा ऑब्वियसली ये डिस्कशन का स्पेशल केस ছিল কেন কি পুরো ইএমএফটা ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস আসছে আগের কেসটার মতো যখন আরসি ছিল তো ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস पूरा ইএমএফ तो नहीं आता वहां पे डेल वी आर डेल वी सी नॉट होता तो আমরা মানে আমি আবার ওই পুরো জিনিস আমরা লিখছি না लंबा हो जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम कि हम लोग का क्लास बहुत चला जाएगा हम बेसिकली क्या करते हैं इसको जनरलाइज करके यहाँ पे लिख देते हैं इन जनरल एक चीज फॉलो करना इन जनरल आप ई नॉट के बारे में बात नहीं करोगे यू विल टॉक अबाउट वी सी नॉट मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट मे नॉट बी इक्वल टू ई नॉट अगर सीरीज में कोई और रहा तो जैसे कि लास्ट के स्टडी किया तो मैं वो पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से तो इन जनरल वी सी नॉट যদি চাস তাহলে আগের ডায়াগ্রামে করে নিতে পারিস यहाँ पे डेल वी सी था यही डेल वी सी का एम्पलीट्यूड होगा डेल वी सी में या वी सी में ये उसका एम्पलीट्यूड तो ऑब्वियसली दैट एम्पलीट्यूड इज नो मोर इक्वल टू ई नॉट ठीक है तो इन जनरल और यहाँ पे जो करंट होगा लेट्स से उसको मैं लिखता हूँ आईसी आईसीटी ठीक है तो अब मैं बेसिकली डेल वी सी और आईसी को कंपेयर करूँ तो हमारा कंक्लूजन ये आया इन जनरल कि डेल लदर आईसी नॉट इन जनरल आईसी नॉट मतलब शुद्ध आई नॉट लिखो amplitude of current through capacitor branch is like leads voltage across capacitor phasor by 90 degrees by pi लीड इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये पहले से प्रेजेंट ठीक है सो करंट इन कैपेसिटर
लीड्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बाई पाई बाई 2, ठीक है। इसका अल्टीमेट सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अल्टीमेट सिग्निफिकेंस जो है ये हुआ, सोचो तो कहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार रुक जाओ, अल्टीमेटली यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुक जाओ देख लो नेक्स्ट स्लाइड। इन अ जनरल केस अगर सपोज वीसीटी का एक्सप्रेशन तुम्हारा ऐसा आता है, मैं ऐसी वैल्यूज लेके बोलता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बोलता हूँ। जैसे वीसीटी का एक्सप्रेशन है 5 sin 40 प्लस पाई बाई 3, ऐसा बोले। अगर तुमको ये पता दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तुम इमीडिएटली এটা দেখে তুই বলতে পারবি কারেন্ট অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর তাহলে কি হবে, কিছু একটা অ্যামপ্লিটিউড হবে, ওটা পরে আসছে, ঠিক আছে। কিন্তু ফেজটা কি হবে, যা এটার ফেজ ছিল ওটা থাকবে প্লাস পাই বাই 2, মানে जो इसका है वो लिख देना है प्लस पाई बाई 2 कर इन अ जनरल केस, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो ये जनरल कंक्लूजन, ठीक है। अब हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो मैं लास्ट स्लाइड में अब जाता हूँ, इसमें जो कॉपी करना बाकी कर लो, फिर आई नॉट को लेके भी बात करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ छिपा होगा। नो फोन आई नॉट का एक्सप्रेशन पिछली बार क्या आया था, इसमें काफी कुछ डिस्कस करने का। आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या आया था, सी ई नॉट ओमेगा, ठीक है। इन जनरल क्या होगा, सी ई नॉट ना लिखे हमें वी सी नॉट लिखते बारी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ रात, ओमेगा सी ई नॉट आया था पिछली बार, बट इन जनरल इट विल बी ओमेगा सी वी सी नॉट। ई नॉट हमेशा तो अपेयर नहीं करेगा, इन जनरल आई सी नॉट, इसको भी आई सी नॉट लिखते हैं, तो आई सी नॉट का एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। ई नॉट की जगह पे वी सी। अच्छा, लोग बोलते हैं कि सर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, वोल्टेज बाई 1 बाई ओमेगा सी। मैथमेटिकली तो ये एकदम सही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह से लिखता है तो इसको दिमाग में क्लिक करेगा, सर दिस इज ऑफ द फॉर्मेट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो उस फॉर्मेट का मोरओवर डायमेंशनली এদিকে एम्पियर, এটা वोल्ट्स, এটা ऑब्वियसली क्या আসবে, ओम আসবে। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ओ जो डिनोमिनेटर का ये जो टर्म है ना 1 बाई ओमेगा सी, ये एक ओम वाला टर्म, मैंने इसका डायमेंशन ओम्स में आएगा, इसको लोग बोलते हैं एक्सी, ये पूरा एक्सी, इसको नाम देते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये पूरा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बाई ओमेगा सी। तो तुमको एक चीज पता चला कि 1 बाई ओमेगा सी इज डायमेंशनली इक्वल टू ओम्स, ये ओम्स में इसका वैल्यू रहेगा, लेकिन दिस इज नॉट रेजिस्टेंस। देखो बचपन से दिमाग में घुसा रहता है या यही कॉन्सेप्ट रहता है, रेजिस्टेंस ऐसा एक सर्किट एलिमेंट है व्हिच विल कॉज लॉस ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन करवाए, ठीक है। कैपेसिटेंस कैन नेवर लीड टू डिसिपेशन, बिकॉज़ कैपेसिटेंस अगर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो एनर्जी स्टोर होती है। इनफैक्ट कैपेसिटर इंडक्टर का काम ही है एनर्जी स्टोर करना। एनर्जी डिसिपेट करेगा तो वो एक्चुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करेगा। तो ये जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा, ये जब नोटिस किया, उन लोगों के दिमाग में क्लिक किया कि सर Xc is basically dimensionally equal to ohms, but it is not playing the role of resistance. Resistance जैसे एक लॉस को लीड करता है, हीट डिसिपेशन करवाता है, this cannot never lead to dissipation. इनफैक्ट मुझे याद है कि लास्ट क्लास में बोला था कि मैंने बोला होगा कभी-कभी कि हम लोग कंज्यूमर जो एनर्जी ऑब्टेन करता है ना, वो ऑब्टेन होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस। हमारा पंखा घूम रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब एनर्जी हमको मिल रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस के अक्रॉस एनर्जी मिलता नहीं है, कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कंज्यूमर कैपेसिटेंस की एनर्जी को यूज नहीं करता, वो स्टोर करता है। लेटर अगर यूज करना है तो रेजिस्टेंस के थ्रू पास करवाना ही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल होता था बचपन में कैमरा का जो फ्लैश होता है, सुना होगा, उसमें वो आरसी सर्किट रहता है। कैमरा के फ्लैश में होता है क्या, चार्ज स्टोर हुआ, जब फ्लैश हो रहा है, सडन ग्लो हो रहा है, उसमें वो चार्ज सडनली पास कर रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, वो कॉइल ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो बात है यूज करना है तो रेजिस्टेंस के थ्रू ही पास करवाना, तो दिस इज नॉट यूजिंग, ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़े थे, याद कर रहा हूं सब, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे हो, ये एनर्जी स्टोरेज है। तो इसको कभी हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलते, बिकॉज़ दिस डज नॉट कॉज लॉस। लेकिन ये यूनिट ओम है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस एलिमेंट, ठीक है। बिहेवियर वैसा ही है लेकिन वो है नहीं रेजिस्टेंस, तो ये बस स्टोर कर रहे हैं। अब मैंने अभी जो बोला ना कि इसका बिहेवियर रेजिस्टेंस की तरह है, वो किस सेंस में बताते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एक आइडिया यहाँ, सुनते रहो, बाद में कॉपी करना। एक चीज ऑब्वियसली तुम नोटिस करो कि Xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक। अब सुनो, सपोज तुमने पंखा खरीदा, पंखा का जो डिजाइन है उसके अंदर जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है। एक बार पंखा मैन्युफैक्चर हो गया, कैपेसिटेंस फिक्स्ड, लेकिन पंखा को अगर मैं लेट से अभी घर पे यूज करता हूँ 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है, तो वहां पे ओमेगा डिफरेंट होगा, ओमेगा 50 हर्ट्ज के लिए होगा। अगर मैं फिर से लेट से इन्वर्टर पे चला,
इन्वर्टर एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज नहीं दे पाता, वो थोड़ा सा इधर उधर देगा, वहां पे एक डिफरेंट प्रिंसिपल होता है। इन्वर्टर के अंडर तो रोटेटिंग कुछ नहीं रहता ना, वो तो पता ही है तुम लोग को। तो इन्वर्टर क्या सप्लाई करता है, इन्वर्टर एसी देता है बट इन डिफरेंट मैनर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ोगे। तो लेट्स से उसका फ्रीक्वेंसी हल्का सा डिफरेंट है 49.5 हर्ट्ज, ठीक है, तो वहां पे ओमेगा चेंज करेगा। फिर उसी पंखा को लेकर चलो एक्सपोर्ट कर दिया यूएस में, यूएस गरीब कंट्री हो गया, उन लोगों को पंखा चाहिए, तो हमने इसी पंखा को एक्सपोर्ट कर दिया, तो कैपेसिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों का बोला था ना 60 हर्ट्ज यूज करते हैं वो लोग, ओमेगा चेंज कर गया। तो एक चीज सोचो हो क्या, सेम डिवाइस को मैं जब डिफरेंट सप्लाई में कनेक्ट कर रहा हूँ, कैपेसिटी इज नॉट चेंजिंग बट ओमेगा चेंज करेगा। अच्छा ओमेगा चेंज করলে তাহলে এক্সি চেঞ্জ করে যাবে, ঠিক আছে। এইরকম বিহেভিয়ার কি রেজিস্ট্যান্সের সাথে কখনো হতো? नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, अरे तुम इसको 50 हर्ट्ज पे करो 60 हर्ट्ज पे करो कुछ भी करो, ये क्या रहेगा, सेम। हम लोग के लिए हाई स्कूल में इसको सेम मानेंगे। तो एक डिफरेंस नोटिस करो, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा एज सच, बट ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो बोल रहा हूं ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे। अब ये मैटर क्यों करता है, व्हाई डज इट मैटर, पहले समझ लो फिर कॉपी करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, ये देखो बोलो आइडिया हम लोग ये देते हैं सर, अब कोई पूछा प्लॉट एक्सी वर्सेस ओमेगा, ठीक है, तो ग्राफ क्या है, हाइपर बोलो उतना पता, ठीक है। सो ओमेगा वो मेरे कंट्रोल में, लेट्स से मैं ऐसा एक जनरेटर यूज कर रहा हूँ कि जनरेटर का रोटेशन स्पीड में चेंज कर सकता हूँ, वो जनरेटर जो कॉइल वो जो स्पीड में घूमता है वही तो ओमेगा का वैल्यू भी होता है, तो अगर मैं इसका स्पीड चेंज करूंगा ये ओमेगा चेंज करेगा। तो लेट्स से जनरेटर का ईएमएफ मैं यूज कर रहा हूँ इन अ सर्किट, सर्किट में कहीं पे कैपेसिटर है आपका, कैपेसिटर का रिएक्टेंस आ रहा है 1 बाई ओमेगा से। अब जैसे जैसे मैं ओमेगा चेंज करूंगा एक्सी विल डिक्रीज, देख पा रहे नाउ एक्सी कमे গেলে ভিসি নটটা তো আইসিটা তো বেড়ে যাবে, ठीक है, मान लेट्स से ईएमएफ फिक्स्ड है, ई नॉट फिक्स्ड है, तो अगर एक्सी डिक्रीज करने लगा आईसी नॉट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आया, सुनिए, मैं एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं जहां पे ओमेगा इज वेरिएबल। अगर मैं ओमेगा को वैरी करूंगा मैं क्या देखूंगा, एज ओमेगा इंक्रीजेस एक्सी डिक्रीजेस, मतलब आईसी नॉट विल इंक्रीज, ना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब पहले करंट का एम्पलीट्यूड लेट से ऐसा है, बाद में करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज इट चेंज ओमेगा, ठीक है, ओके। तो दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर कि ओमेगा टा चेंज করলে आईसी चेंज করছে आईसी नॉट, दिस बिहेवियर इज लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की कोड एक सिंपल डीसी बैटरी में एसी सर्किट में हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जब क्लास 10 में पढ़े थे पहली बार रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आइडिया क्या था, रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है, ऐसे पढ़ते थे ना हल्का लाइटली स्पीकिंग, रेजिस्टेंस बेस तक करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम तक करंट बेसी होगा, माने इन अदर वर्ड्स रेजिस्टेंस इज अ एलिमेंट व्हिच कंट्रोल्स करंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अ एलिमेंट व्हिच कंट्रोल्स करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये भी कंट्रोल करेगा, आईसी नॉट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई होले एक्सी कम करंट एम्पलीट्यूड तो बेसी, और फ्रीक्वेंसी कम होले মানে জিরোর দিকে, ঠিক আছে, এক্সিটা আমার আইসি নটটা খুব কমে যাবে, এক্সি খুব বেড়ে যাবে, ইনফিনিটলি হিউज, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज होता है जब हम लोग ना एक कैपेसिटर को डीसी के साथ कंबाइन करते हैं। सोचो एक डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो, वो तो चेंज করছে ही ना, डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जीरो है, सो थियोरेटिकली स्पीकिंग हाँ ओमेगा अगर जीरो हो गया एक्सी इज इनफिनिटली হিউজ, তাহলে কারেন্ট হবে না, তাই তো হয় স্টেডি স্টেটে আমরা কি বলি, ক্যাপাসিটর ফুললি চার্জ হয়ে গেল তারপরে কোনো কারেন্ট পাই আমরা জিরো, মানে স্টেডি স্টেটে ডিসি সার্কিট যেখানে ক্যাপাসিটর থাকবে ওখানে কারেন্ট জিরো, কিন্তু এসি সার্কিটে কারেন্ট কি কখনো পার্মানেন্টলি জিরো হবে না, কারেন্টের এক্সপ্রেশন কি আসলো cos ওমেগা টি, মানে গ্রাফটা তো চলতে থাকবে, মানে प्योरली एसी सर्किट में, एसी सर्किट में करंट चलता रहेगा फ्लक्चुएट करेगा बट इट विल कीप ऑन, परमानेंटली जीरो नहीं होना, ठीक है। तो हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी থাকলে কারেন্ট ইজিলি ফ্লো করবে, হাই অ্যামপ্লিটিউড ফ্লো করবে, কিন্তু লো फ्रीक्वेंसी থাকলে কারেন্ট অ্যামপ্লিটিউডটা কিন্তু কমে যাবে, মানে ক্যাপাসিটেন্স অপোজ করবে, ठीक है। इस चीज को लोग ऐसे समराइज करते हैं, कैपेसिटेंस ऑपोजेस लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई, कोई सप्लाई अगर लो फ्रीक्वेंसी का है, इट्स 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, उसको अपोज करेगा, अपोज यहां पे बोले मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा इट विल बी वेरी स्मॉल, सर्किट में करंट ही नहीं आएगा, तो कैपेसिटेंस अपोजेस लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई एंड डीसी के तो भाई एकदम जीरो कर दे, अपोज कर, ठीक है। तो एसी के अलाउ करे डीसी के अपोज करे, ठीक है। ये चीज इतना क्यों बताया,
बोर्ड या ऑनलाइन का पहले सब्जेक्टिव आंसर आता था, ये बोलते थे, स्टेटमेंट ऐसे दिया रहता था, कैपेसिटेंस अलाउज एसी बट ऑपोजेस डीसी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो वो तुम फ्रीक्वेंसी के टर्म से समझाओगे। कैपेसिटेंस अलाउज एसी কেন, क्योंकि एसी সার্কিটের ওমেগা থাকবে, এক্সি কম, তো কারেন্ট কিছু একটা পাবো। ঠিক আছে, আর ডিসি থাকলে ওমেগা কম, এক্সি হাই, কারেন্ট পাবো না বেশি। ठीक है, तो यही चीज क्लियर। ठीक है, एक बार कॉपी करो, किसी को डाउट है तो मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। इतना कुछ बोलने के बाद, मतलब रेजिस्टेंस और ये होने के बाद, अब तुम सोचो कि प्रैक्टिकल में तब एसी सर्किट्स में क्या होता है। बहुत कुछ है, इतना सिंपल तो है नहीं, लेकिन अगर तुम समराइज करो, यू कैन रिलेट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, कंज्यूमर की एनर्जी चाहिए। एसी सर्किट्स आपके आसपास है, इंडक्टेंस থাকবে, আমরা জানি কোনো লুপ থাকলে इंडक्टेंस प्रॉपर्टी হবে। कुछ भी रहे, रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी मिलेगा। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एनर्जी मिलेगा, उसमें एम्पलीट्यूड कौन हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में, कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली हम लोग जब ये चीज मैं समझाता हूँ, ये बाद में फिर से आएगा, लेकिन मैं हल्का फुल्का समझाता हूँ, सुनिए। बहुत लोग नोटिस किए हो कि पंखा बहुत दिन बाद यूज करने के बाद स्लो हो जाता है, मतलब 5 पे भी ज्यादा स्पीड नहीं दे रहा है, रेगुलेटर को 5 पे कर दिया लेकिन ज्यादा स्पीड नहीं है। तो बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, कंडेंसर चेंज करता है, सुना होगा कंडेंसर कैपेसिटर, बुक में एक कॉमन एग्जाम्पल रहता है। तो वो क्यों करता है पता है, बात यही है, आफ्टर लॉन्ग यूसेज सीयर वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है ना, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, सब के टाइम्स सी, सब कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो आफ्टर लॉन्ग यूसेज वो डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे लॉस करने लगता है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सी का वैल्यू बदल गया, अरे हेवी फैक्टर से बदला, नाचा का फैक्टर से बदला। तो अब क्या होगा ना, पहले हाँ मैंने वही बात है कि ये अगर चेंज किया तो एक्सीएस चेंज एक्चुअली। तो मैंने आगे जेई ओमेगा थे, तुम्हें कॉम एक्सी बात छिले, अगर उसी ओमेगा पे तुमको हो सकता है हाई एक्सी में। ठीक है, अगर हाई एक्सी मिला तो करंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम गया। तो मतलब यही चीज होता है कि आफ्टर लॉन्ग यूसेज, ठीक है, समहाउ एक्सी विल गेट अफेक्टेड। तो तुम्हारे घर में अभी भी 50 हर्ट्ज सप्लाई है, बट कैपेसिटेंस खराब होने के कारण एक्सी कम गया, एक्सी सॉरी इंक्रीज कर गया, लेट्स से एक्सी যদি इंक्रीज করে যায় আইসি নটটা কমে যাবে। তো তুমি 5 पे कर দিও, রেজিস্ট্যান্স ফেসেন্স কিছু খারাপ হয়নি, হলো সব ঠিক আছে, কিন্তু তুই কারেন্টের অ্যামপ্লিটিউডই পাচ্ছিস। আরে ভাই, কারেন্টের অ্যামপ্লিটিউড না পেলে আমরা ফাইনালি পাওয়ার ভালো পাবো না, পাওয়ার না পেলে ওই रोटेशन स्पीड वैसी হবে না, बस आगे कोई सब ठप हो गया। ठीक है, तो जो भी बंदा आता है वो क्या करता है, आगे बस कंडेंसर नया कैपेसिटर लगा देता है, नया कैपेसिटर मतलब ताजा एकदम नया वैल्यू, तो पुराने केस में चला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के कारण है, प्रॉब्लम तुम्हारा मतलब रेजिस्टेंस, या ऐसा नहीं कि पूरा पाकाटा खुले आम एटाके आवर ऑपरेट করব, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है, मतलब हाँ बहुत बार देखे होंगे, कभी कभी पंखा में गड़बड़ी हो तो भाई पूरा खोल खाल के करता है, वायरिंग वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम है, और बहुत बार आके बस कैपेसिटर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो मैंने ये अब चीज तुमको पर्सपेक्टिव में डालना, डीसी सर्किट्स आर सो इजी, एसी सर्किट्स में यही लोच है। एसी सर्किट्स में अब मैं बोल सकता हूँ ना, इसके बाद ये मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बस सुनो। अब हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेंस का ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक हमारा काम था कैपेसिटेंस हेल्प्स इन स्टोरिंग एनर्जी। ठीक है, उसको यूज करना है लेटर ऑन। लेकिन आपको और एक एप्लीकेशन मिल रहा है, ये एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटेंस विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड एंड हेंस पावर। ठीक है, तो सोचो कैपेसिटेंस खुद, मैंने कितने इंटरेस्टिंग लगता है हमको, कैपेसिटेंस खुद तुमको एनर्जी नहीं दे रहा है, वो तो स्टोर कर रहा है ना, तुमको एनर्जी मिलेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक, एम्पलीट्यूड को अफेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, अब यही चीज डिटेल से मैथमेटिकली जब हम लोग पढ़ेंगे पावर के टॉपिक में नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो उसमें हम लोग वही आरएमएस एवरेज जो बोल रहा था ना लास्ट क्लास बुक में स्टार्टिंग में दिया रहता है, वो पार्ट हम लोग उस समय लेंगे कि वो क्यों जरूरत क्यों। ठीक है, तो वाइवा में ये सब बहुत कुछ पूछते हैं कि कैपेसिटेंस का रोल क्या है, क्या यहाँ पे काम क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा बोल सकता है तुमको, जैसे ये मैं ऐसे ही डिस्कस करूँ, क्यों कंफ्यूज कर এমনি বলতে পারে कि सर অল্টারনেটিং কারেন্ট তো কখনো এখানে প্লাস কিউ এখানে মাইনাস কিউ, নেক্সট টাইম এখানে মাইনাস এখানে প্লাস। ঠিক, আচ্ছা, আর একটা কমপ্লিট সাইকেল নিলে মানে ওয়ান কমপ্লিট সাইকেল অফ অসিলেশন। ঠিক আছে, মানে একবার চার্জিং হলো, ফিল্ড হলো, তারপর ফিল্ড আবার জিরো হয়ে গেল, আবার অপোজিট ডিরেকশন চার্জিং হলো, আবার ফিল্ড আবার জিরো হয়ে গেল। তো বললো, কেউ বলতেই পারে कि सर এখানে তো চার্জিং হচ্ছে, আমি তো মানে কিছু পাচ্ছি না ওভাবে, तो कैपेसिटर यूज, मतलब तुमको पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरी दे देगा, फिर तुमको पूछेगा एसी में इसका यूज क्या है, क्योंकि ये एनर्जी तो मिल नहीं रहा है तुमको। तो अल्टीमेटली वहां पे भी सेम लॉजिक दोगे कि ये एनर्जी से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको एनर्जी फर्क पड़ता है जो रेजिस्टेंस में मिलेगा, ये लेकिन क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करेगा। तो थ्योरी में ये सब बहुत कुछ पूछते हैं सर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही सब दिमाग में रखना है, तो इंटरेस्टिंग।
तो चलिए बक दिया जो बकना था, विल कम बैक टू दिस, पावर में आएगा फिर से ये चीज, ठीक है। और वो पंखा वाला एग्जांपल तो हमको हमको खुद से अपने टाइम से बोले क्लासिक एग्जांपल लगता है, बस समझ में आता है कि हाँ भाई कैपेसिटर का कितना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, बस। तो आज के थ्योरी में यही लेना है, ऐसे ही खत्म हो गया क्लास, भागने का नहीं, ठीक है। मैंने प्योरली इंडक्टिव कल को लेंगे, आज को इसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे। मैंने प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव पढ़ नहीं लो, फेजर এর কনক্লুশন টা দেখে নিল, কিন্তু প্রবলেম से इसको यूज कैसे करें, प्रॉब्लम सम से এটা পুরোটা ডিরাইভ করতে হবে না, तो प्रॉब्लम सम में ये कंक्लूजन को यूज कर लेना फटाक से। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूँ, ये स्लाइड हो गया सबका। अब मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, अभी भी किसी का अगर ये सब में डाउट हो तो आई होप प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा, फिर भी डाउट हुआ तो फिर टोकना। এবার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নেব পুরো প্রপার, এটা হচ্ছে সিরিজ আরসি সার্কিট, ডিসি का नहीं एसी का, ना একটা সিরিজ আরসি সার্কিট ডিসি হয় মানে যেখানে শুধু ব্যাটারি থাকে, ওটার কথা বলছি না। রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিট্যান্স ও ভাই দুটোই ক্যাপাসিট্যান্স, আর একটা কি নেব সাপ্লাই। ইএমএফ টা দেওয়া আছে, কত নেব 20 साइन, फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई एफ, तो 100 पाई, ठीक এমনি করে দেওয়া থাকবে जनरली, ठीक है। ये क्या हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंपल एकदम। रेजिस्टेंस वैल्यू কত নেব 4 ओम, चलो। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ওহম দিয়ে দিছে, ওটা ফ্যারাডে আছে, कैपेसिटेंस कितना নেব, अच्छा আমাকে একটু ভাবতে দাও, আমি এমন ভ্যালু নেব কি आंसर अच्छा है ना, सच नहीं आएगा, रुको रुको मुझे सोच लेने दो, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स का जा আসবে তো, और एक्स का तो 1 बाय ओमेगा सी, ओके ओके मुझे समझ में आ रहा है, यस यस। रुको ना, মানে পাতি জিনিস 1 বাই ওমেগা সি করলে ভালো आंसरটা পাবো। 3 तो 1 बाय ओमेगा से 3 पे जाएगा, यस। तो कैपेसिटेंस इज 1 बाय 300 पाई फैराड, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, कहाँ तक सुने थे बताओ। ओ, अरे मैं वहां पे ये बोल रहा था कि अच्छा वो लास्ट स्लाइड की बात कर रहे हो, वो पार्ट बोला, पंखा वाला एग्जांपल सुना क्या तुम? तो उसके में ज्यादा कुछ नहीं, उसके बाद मैंने वही बोला कि मतलब कोई तुमको ऐसा बोल सकता है कि यार कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर में क्या होता है, मैं कभी प्लस क्यू माइनस क्यू फिर माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, उसमें चार्ज ऑल्टरनेट करते रहता है, तो उसमें तो कोई उसका तो कोई काम नहीं है, मैंने कंज्यूमर कांट यूज दैट चार्ज क्योंकि वो तो ऑल्टरनेट किया जा रहा है। तो कैपेसिटेंस का फायदा क्या अल्टीमेटली, तो कैपेसिटेंस का फायदा वही है, समराइज करके यही बोलना हमेशा, कैपेसिटेंस का एसी सर्किट से फायदा मेन बने, यूज क्या होता है, पर्पस क्या होता है, दे कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द करंट एम्पलीट्यूड। कैपेसिटेंस के अक्रॉस एनर्जी नहीं मिलता, कंज्यूमर को एनर्जी मिलता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन कैपेसिटेंस अगर प्रेजेंट रहा वो एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने में हेल्प करे, बढ़ा सकता है कमा सकता है, ठीक है ओके, बस यही बात है, बस वही एक सेकंड वही हो गया ना। क्वेश्चन एक्चुअली क्या रहेगा, ऐसे पहले तो एक बात बोलेगा सर फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब चीज। अच्छा এখানে তো সিরিজ সার্কিট, কারেন্ট তো সব জায়গায় সেমই হবে, तो आईआरटी बोला आईसीटी बोला सब एक ही, ये लिखा। ये प्रॉपर एक प्रॉब्लम है, मैंने बोर्ड लेवल या तुम जॉइंट लेवल, जॉइंट में भी एसी को बहुत टिपिकल नहीं देते, ऐसा एक सर्किट दे देंगे तुमको, ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है या एवरेज निकालना है या आरएमएस निकालना है, कुछ भी हो तो बात की बात, लेकिन ये निकालना नहीं, ये सब ठीक है। क्या है आयुष ऐसे देख रहे मतलब दिमाग रोएगा और हो जाओ अच्छा, आयुष बुझতে পারছিস, হ্যাঁ আयुष পড়েছিস, आयुष खेचिस, मैं तुम नाम तेरे शब्दकोश में नहीं है, नाम बोलते बार भी नहीं चाहिए, अच्छा समझ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो लिखूंगा दैट इज हाउ यू लाइक अप्रोच इन लाइक एग्जाम, ठीक है, मतलब आप तुमको पूरा डिराइव तो नहीं करना, सोचने का तरीका क्या होता है फॉलो करो।
मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पहले जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड है, तो सीरीज है सिंपल है, सीरीज के साथ यहाँ पे अगर एक पैरल लगा देते तो कुछ भी करता, मैं दिमाग में सबसे पहले कर्चो भी लेके आता कि भाई कर्चो पे सोचो ना क्या होगा, तो मुझे पता है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोले আমি কারেন্ট থ্রু রেজিস্ট্যান্স ব্রাঞ্চ দেখি, কারেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটর ব্রাঞ্চ দেখি, অতটা একই, सब तो सेम ही है। ये बेसिकली कर्चॉफ्स करंट लॉ, सब जगह करंट से सिली सीरीज है क्या बात। पैरेलल में रहता तो होता ना I1 प्लस I2 करके नेट करते हैं, ऐसा हो। अब जब भी मैं कोई कर्चॉफ का इक्वेशन लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट स्लाइड में मैं हमेशा उसको कन्वर्ट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ फेजर। और फेजर में क्या करता है एम्पलीट्यूड, मतलब আমি এখন লিখবো कि I0 वेक्टर ফেজার করে নিয়েছি ইজ IR নট, মানে IR এর যে অ্যামপ্লিটিউড ফেজারটা হবে আর IC নট এর অ্যামপ্লিটিউড ফেজার দুটোই কিন্তু সেম, সবই সেম, মানে তিনটে ভেরিয়েবল ইউজ করার দরকার নেই, একটাই কারেন্ট আছে, ঠিক, তাহলে ওটার কিছু একটা ফেজার হবে, ठीक है। इसको मैं साइड में रखता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ कर्चॉफ लिखता हूँ या कर्चॉफ मन में सोचता हूँ इमीडिएटली फेजर भी लिख लेता हूँ, फेजर वाला इक्वेशन। तो ये ऊपर वाला है अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन, नीचे वाला है एम्पलीट्यूड फेजर इक्वेशन, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि दिस इज अ फेजर इक्वेशन, फेजर इक्वेशन, इट्स सिली इन दिस केस, ठीक है। अच्छा आर की करंट के बाद और क्या आ जाए, वोल्टेज लॉ, केवीएल। तो ये तो केवीएल में क्या लिखेंगे, सर बोलते हैं सर इसके अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी सम वीआरटी, এই যে আজকে স্টার্টিং এ লিখছিলাম না ওইটাই, এটা ভিসিটি আর দুটোকে মিলে এট এনি ইনস্ট্যান্ট আমি কি পাবো, ই নট সাইন ওমেগা টি, ঠিক है। तब लिखो सर वीआरटी प्लस वीसीटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दोनों का ऐड करके आपको क्या मिलेगा, ईटी, মানে ईटी मतलब ये एक्सप्रेशन ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু। আচ্ছা যখন আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বলছি এর মানে 20 নয়, সাইনের কিছু একটা ভ্যালু থাকবে, লেটস সে সাইন 100 পাই টি, এমন একটা টাইমে নিলাম যে এই পুরো জিনিসটা হাফ আসলো, মানে এর ভ্যালু তখন কত 10, ঠিক আছে। ওই ইনস্ট্যান্টে এই টোটালটা কত হবে 10 হবে, তো এর যদি 6 হয় ওর 4 হতে পারে অন্য কিছু, ঠিক। তো जो भी है ये हुआ। अगेन এই एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ছাড়বো না, কারণ কি ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन में फिर से क्या लिखेंगे, फेजर इक्वेशन, फेजर इक्वेशन। इस बार क्या है तुमको पता है क्या करना है, तो वी आर नॉट फेजर वेक्टर, वेक्टर एडिशन वी सी नॉट वेक्टर इक्वल्स टू पी नॉट वेक्टर, ठीक है। तो पहले वेक्टर इक्वेशंस कर ली एंड द लास्ट पार्ट नाउ फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम করতে নিলে তারপর ক্লাস 11 এর জিওমেট্রি লাগবে, फेजर डायग्राम वाले इक्वेशंस, फिर वेक्टर इक्वेशंस, फिर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या है, करंट वोल्टेज सबको कर देना, ड्रॉ करके देखिए क्या डायग्राम आता है, लेकिन वो भी अंदाजा नहीं करना, उसके लिए लॉजिक है, जाएगा লাগবে আর মনে হয় না লাগবে। देखो सर मैं कर देता हूँ, फिर कॉपी कीजिएगा करना हो, सुन लो। फेजर डायग्राम में ভোল্টেজ ফেজার কারেন্ট ফেজার গুলো ড্র করব সবাইকে একসাথে কিছু একটা করার জন্য। अब बात है फेजर डायग्राम में कुछ भी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट, वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर करके सीख जाओ। যেমন কি আমি বলি, সাপোজ কারো মনে হলো স্যার আমি প্রথমে ই নট ড্র করব, এটা করবি না, এটা করবি না, বাস শোন, সাপোজ কিছু হলো আমরা ই নট ড্র করব, আচ্ছা ই নটের রেসপেক্টে ভিসি নট কত অ্যাঙ্গেল আগে আছে পিছনে আছে জানা আছে কিছু, ই নটের রেসপেক্টে এটা জানা নেই কিছু, তো কি করে ড্র করব, কোন দিকে ড্র করব, মানে এই দিকে নাকি নিচে হবে না কিছু কি জানি না আমি एग्जैक्ट। तो इसको अगर पहले ड्रॉ के बाकी दोनों को लोकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको नहीं करते, रादर क्या करते बताओ तो, सीरीज सर्किट जब भी मिलेगा, सीरीज सीरीज में सब में कॉमन क्या है, करंट, सबसे पहले करंट फेजर ड्रॉ करना, इवन दो यू डोंट नो इट्स फेज, अरे যাই হবে ফেজ যাই হোক ওই অ্যাঙ্গেল হোক ये ফেজার होगा तो सही, আমরা প্রথমে কারেন্ট ফেজার ড্র করব, কেন লজিকটা কি, আরে যে দুটো কনক্লুশন আমরা বার করেছি ওটা কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজের মাঝখানে রিলেশনটা বার করেছি না আমরা, কারেন্টটা যদি জানা থাকে তাহলে ভোল্টেজটা ওর রেসপেক্টে বুঝে যাবে, ये आइडिया होता है, मतलब बेसिकली करंट इज लाइक अ कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, फॉर बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस करंट इज अ कॉमन थिंग, इसलिए मैं करंट को पहले ड्रॉ कर लिया। अब बुक में क्यों एमनी को ना ड्रॉ करके भाई हमें सर करंट के एमनी को ड्रॉ, अरे कौन किसी भी टाइम उसको ड्रॉ करो लेकिन पहले उसी को ड्रॉ करो, उसके रेस्पेक्ट में बाकी दोनों का आप इजीली बोल पाओ, समझ में आया बात। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंस इट विल बिकम क्लमसी, एक बार रुको, तो मैं स्टेप बाय स्टेप আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, तुम पहले समझ लो फिर ड्रॉ करना, ठीक है। मैंने एक्चुअली फाइनल डायग्रामটা দেখে বুঝতে পারে না অনেকজন, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लो। मैं सबसे पहले करंट फेजर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, आई आर नॉट बोलो आई सी नॉट बोलो, बात देखिए, तो मैं ये ड्रॉ किया। अब थंब रूल्स, हमने क्या पढ़ा, वी आर नॉट एंड आई आर नॉट दे आर इन फेज, तो
तो आई आर नॉट तुम जिधर भी ड्रॉ कियो, वी आर नॉट उसी के पैरेलल ड्रॉ करो, दे आर ऑलवेज इन फेज। फिर तुमको पता है सर ये आई आर नॉट ये एक्चुअली आई सी नॉट भी है। अब आई सी नॉट एंड वी सी नॉट में क्या देखे थे, आई सी नॉट लीड करता है, मतलब करंट इन कैपेसिटर लीड्स, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होना चाहिए, तो रोटेशन तो इन लोग का इस सेंस में है ना, एंटी क्लॉकवाइज, मैं इधर ही लेके पकड़ के चलता हूँ, तो अगर इधर हो रहा है तो वी सी नॉट इसके पीछे ऐसे होना चाहिए, वी सी नॉट विल बी लाइक दिस। अब मैं बोलूंगा भाई अभी और इजी हो गया, ए वी आर नॉट और वी सी नॉट के वेक्टर समेशन করেছিলাম তো লাস্ট ইকুয়েশন, অনুপাতি ভেক্টর ডায়াগ্রাম, মানে এই দুটোকে যদি অ্যাড করে দিই ইউজিং সিম্পল পাইথাগোরাস एंड व्हाटएवर यू हैव कम अक्रॉस इन क्लास 11, ये डायगोनल देगा एक्चुअली ई नॉट, माने ये जो लाइन है ना ये ओमेगा टी वाला लाइन, समझ में आ रहा है, ये ओमेगा टी वाला लाइन ঘুরছে তো সবাই ঘুরছে, একটু পরে মানে কি হবে, একটু পরে ই নটটা হরিজন্টাল হয়ে যাবে, মানে বাকিগুলো তাহলে বুঝতে পারছিস কেমন হবে, একটা এইদিকে একটা এইদিকে, মানে বুঝতে পারছিস কেমন হবে, মানে 45 नहीं कुछ एंगल में से घूम जाएंगे, মানে ঘুরতে ঘুরতে কবি না কবি ই নট তো হরিজন্টাল आएगा, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওটাই বললাম আমি আগে যদি ই নটটা ড্র করতাম আমি বাকিগুলোকে কিভাবে পুট করতাম কিছু বুঝতে পারতাম না, কিন্তু কারেন্টের রেসপেক্টে বাকিগুলো বলা যায় इजी, ठीक है, तो পড়ে গিয়ে এমনি একটা ডায়াগ্রাম হবে, বাট हमको तो पता है ना सब लोग ही तो रोटेट कर, तो कोना একটা इंस्टेंट ड्रॉ करना की चाह, ठीक, तो सीरीज सर्किट कुछ भी आ रहा है सबसे पहले करंट फेजर ड्रॉ करोगे और रेस्पेक्ट बाकी को लोकेट कर, वेक्टर इक्वेशन जो दिया है तो एडिशन कर हैंड, फिर हो गया, बस अब ये कॉपी करो, लास्ट स्लाइड और ये स्लाइड कॉपी करो, फिर मैं सॉल्यूशन करता हूं। क्लास 11 का ज्योमेट्री क्या करना है, मैं बोला था वो आई निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम पहले, अब मैं ज्योमेट्री वाला पार्ट इधर उधर कर रहा हूं, तुम लोग इसके नीचे कॉपी करना, मैं इधर कर रहा हूं, कोई बोलेगा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल हैव सम अननोन एम्पलीट्यूड जो नहीं पता, साइन ओमेगा टी प्लस सम अननोन फेज एंगल ये भी नहीं पता, अच्छा डायग्राम में जो देखा नोटिस कर, এটা ओमेगा टी लाइन ब्लू लाइन करंट ग्रीन फेजर, ये एंगल अहेड है दिस एंगल, यही तब मेरा फाई है, तो फाई ट्रिग्नोमेट्री থেকে পেয়ে যাও, बुझे ट्रायंगल है, तुमको ओमेगा तुमने लिखा ओमेगा टी प्लस फाई, तो डायग्राम में देखो ओमेगा टी वाला लाइन ये कितना एंगल अहेड है, करंट वाला फाई एंगल, माने ये एंगल है फाई, ठीक। अच्छा मैं बोलता हूं कि करंट में एम्पलीट्यूड ये सब निकालने पहले यहां पे चलो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस ये जो भी होता है क्या होगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली अगर करते हैं ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर नॉट स्क्वायर, अब तुम लोग बच्चों की तरह करते रहो, या वी सी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी आर नॉट, so ये भी साइड बाय साइड, वी आर नॉट इज बेसिकली आई नॉट इंटू आर, ठीक है, आई नॉट ही देखे थे, वी आर नॉट बाई आर था, वही को रीअरेंज कर लिया, अच्छा और आई सी नॉट की चलो मैंने कहा वी सी नॉट बाई एक्स सी, तो वी सी नॉट हो जाएगा आई सी नॉट बाई इंटू एक्स सी, ठीक है, मतलब जो भी अभी रिलेशन देखे মানে হ্যাঁ ওইটাই মানছি, এটা তো না আমারও মানে हम लोग के टाइम में मुझे खुद होता था, इतने सारे रिलेशंस फटाक से वहां पे यूज करते, तो obviously this needs practice, মানে আমি ভি আর নটটাকে তাহলে আমাকে লিখতে হবে आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन लो तुम्हारा आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाबा ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है बट सिंपल है, लेकिन तुमको ये कंक्लूजन याद रखना पड़ेगा कि আমরা ये एक्स এর कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन গুলো এনেছি, অনেকজনের কি ওরা कंक्लूजन গুলো भूले, ठीक है, यही चीज में इस चैप्टर में ना प्रैक्टिस लगेगा, तो यहां से अगर फाइनली मैं निकालता हूं तो देखो आई नॉट निकल गया, এইটা তো আমরা চাইছিলাম না কারেন্ট অ্যামপ্লিটিউড, ठीक है, तो पाइथागोरस লাগে এসে হলো কি আসবে e नॉट बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कोई बोलेगा सर x तो जाना नहीं, तो कोई बात नहीं 1 बाय ओमेगा c, और जानबूझ के मैंने c का वैल्यू कुछ अच्छा दिया था, ओमेगा भी था 100 पाई और c था तुम्हारा 1 बाय 300 पाई, तो 3 कितना 3 ओम्स, r was 4 x is 3 ओम, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो बच्चों को भी पता होता है, ई नॉट कितना लिया था, क्या लिया था देखते, ई नॉट चेंज करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा कितना था, ई नॉट हाँ 20, तो रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ गया 5, तो 4 एम्पियर्स, सो करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट इज 4 एम्पियर, ठीक है, तो मतलब घबराने का कुछ नहीं, फेजर डायग्राम में उसके मतलब वही ज्योमेट्री, वही एक टू इक्वेशंस को रिएक्टेंस और इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री यही करना है हम लोग, बट दिस थिंग्स नीड प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस हो गया तो आप लोग खुद से खुद फटाफट कर पाओ, प्रैक्टिस ना तक लोगों ने बाप रे बाप এখানে কি করছিল, कहीं भी किसी को डाउट हो रहा है फटाफट पूछो, ठीक है,
और tan फाई ट्रिग्नोमेट्री वो ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, VC नॉट बाई VR, तो XC बाई R मतलब 3/4। तो गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, पूरा चीज देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है लास्ट तक, वो 5 तक तो पूछो। एंड देयरफॉर करंट, फाइनली करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट एक्सप्रेशन था क्या, 4 एम्पियर्स साइन ओमेगा चलो मतलब 100 पाई, सो 100 पाई टी प्लस फाई को लिखने के लिए आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 3/4, মানে ডিগ্রি से तो लिखते পারবে না, रेडियन से लिखते হবে, हाँ ওটা कन्वर्ट করে নিস, प्लस tan इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक अल्टीमेटली इंजीनियर का ऑब्जेक्टिव यही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसी सर्किट्स में तुम्हें सब कुछ पता चल जाए, एम्पलीट्यूड फेज सब। हाँ 37 डिग्रीज आएगा डिग्री में, क्या आप बोल सकते हो करंट लीड्स ईएमएफ बाय 37 डिग्री। क्लियर, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री एकदम। इस बार VC का एक्सप्रेशन लिखो तो ट्राई करो, हाउ डू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी चीज के लिए एक एम्पलीट्यूड होता है और एक फेज एंगल रहता है, सब तुमको दिखा दिया मैंने करंट के लिए, VC के लिए ट्राई करो, ट्राई टू राइट VC VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ट्राई कीजिए। कैसे स्टार्ट करोगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ऊपर से, फॉलो अगर कोई नहीं कर पा रहा है, टाइम लग रहा है, अरे भाई इतना देखिए एकदम। मैं स्टार्ट करूंगा VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मेरे दिमाग में आएगा सर उसका अपना एक एम्पलीट्यूड होना चाहिए, साइन ओमेगा टी, मैं हमेशा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में प्लस हम 5 प्राइम लिखता हूँ। मैं बोलूंगा ठीक है सर VC नॉट के बारे में सोचो, सर VC नॉट का एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है, ठीक है, इट्स IC नॉट मतलब व्हिच इज आई नॉट तो निकाल लिया 4, ठीक है, इनटू XC, XC कितना आया था 3, तो 4 into 3 12, VC नॉट निकल गया। नेक्स्ट ओमेगा टी ये वाला लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में 5 प्राइम, हियर इज द नाइस थिंग, जो लोग किए तुम लोग भी ठीक किए, लेकिन एक छोटा सा गलती कर दी। अच्छा इसके रेस्पेक्ट में VC का फेजर पीछे है, तो तुमको माइनस लिखना पड़ेगा, और तुम लोग जो किए, तुम लोग करंट के रेस्पेक्ट में तुम लोग प्लस 5/2 सोच रहे हो, करंट के रेस्पेक्ट में तुमको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट का तुम लोग फेज लिया था, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट हम लोग करंट के रेस्पेक्ट में, मैं जो करूंगा, मैं हमेशा, मेरा हर बार तरीका है, मैं डायग्राम में ई नॉट जो है उस जो ओमेगा टी वाला टर्म उसके रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में ये डेल्टा आएंगे, তাহলে एक्चुअली আমি যদি 5 प्राइम না লিখে আমি লিখি, তাহলে এখানে আমার কি লেখা উচিত माइनस डेल्टा। क्लियर है, ओमेगा टी वाला ये लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में पीछे है ना, रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लियर, और डेल्टा कैसे निकालेंगे, tan डेल्टा ওটা বেসিক্যালি ওই cot of 5 আসবে আর কি, tan डेल्टा cot 5, ঠিক আছে, তো ওটা কি আসবে 4/3, 4/3 আর তো অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি কোন পার্টটা রিপিট করব বল, বুঝেগা করে দিচ্ছি বল। মানে এই ভিসি এক্সপ্রেশন দেখেছিস, এই যেটা কোনায় লিখেছিস টপ লেফট হ্যান্ড কর্নার, VC का एक्सप्रेशन देखा, तो वहां पे एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड आई नॉट एक्सी से निकाल ले, आई नॉट था तुम्हारा 4, आया था आई नॉट, और एक्सी 3, तो VC नॉट निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया 12, और एंगल के लिए, हाँ एंगल के लिए ओमेगा टी प्लस समथिंग, अब तो मैं ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ ना, आगे या पीछे, तो डायग्राम में देखो ओमेगा टी वाला लाइन है EMF का फेजर ई नॉट, उसके रेस्पेक्ट में तुम देखो ना VC कहाँ पे, VC और ET का रिलेशन देखो, तो EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये ब्लू फेजर, लेकिन VC वाला फेजर तो इसके पीछे है ना, लैग, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी वाला लाइन ये है, तो साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, डेल्टा ये वाला है, अब वो tan डेल्टा तुम्हारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, tan डेल्टा बेसिकली cot 90 - 5 होगा, तो tan 90 - 5 होगा, तो cot 5 मतलब 4/3 हो जाएगा, ठीक है, tan 5 हम लोग का 3/4 है। फाइनल एक्सप्रेशन तब क्या हो, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी 12 sin ओमेगा टी, माने ओमेगा मतलब यहाँ पे कितना था 100 पाई टी माइनस tan इनवर्स 4/3,
या कॉड इनवर्स 3/4, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी लिखो। मतलब मेन चीज है 100 बाई टी के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव है, वो पीछे लैग कर रहा है, ठीक है ना, इट्स लैगिंग, वो क्लियर रखो। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखो, फेजर्स में यही है, एसी में यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैग या लीड क्या कर। तो तुम लोग जो लिखे थे एम्पलीट्यूड निकाल के फिर उसके रेस्पेक्ट में बोले, तो कोई चाहे तो करंट का फेज लेके -π/2 करना पड़ेगा, ठीक है, 100πt प्लस tan इनवर्स 3/4 -π/2 क्या किसी भी साथ π/2 माइनस थीटा है ना, tan इनवर्स में cot इनवर्स में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ हाँ, ये मेरा मेन आइडिया আমি এটাই বলবো কেন কি ফাইনালি পাওয়ারে গিয়ে আমরা এটাই করব कि আমরা ईएमएफ এর রেসপেক্টে দেখব ল্যাগ বা লিড করছে, ठीक है, वहीं पे पावर फैक्टर बोल के टर्म आएगा लेटर, तो मैं बोलूंगा अभी से आदत डालना हमेशा एक्सप्रेस करने का, हमेशा ईएमएफ के रेस्पेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में लैग या लीड कर, ठीक है। हाँ बोल की बोल प्लस আরে কারেন্টটা লিড করছিল ভোল্টেজের রেসপেক্টে, তো ভোল্টেজের যে ইকুয়েশন ছিল ওর সাথে প্লাস পাই বাই ছিল, তুই तो কারেন্টের ফেজটা নিয়ে ভোল্টেজটাকে লিখছিস। हम लोग जो दिखाए थे, रुको एक बार देखो ये चीज समझे, মানে ওই জিনিসটা কারেন্ট লিড করছে কিন্তু ভোল্টেজটা ল্যাগ করছে, तो बढ़िया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम डीसी सर्किट का, बस आधा घंटा बाकी है, एक प्रॉब्लम लेके ट्राई करो। एसी पे आज को और कुछ नहीं, अब जो भी है कल को इंडक्टेंस लेंगे और एलसी ऑसिलेशंस लेंगे। आज को एक इंडक्टर के ऊपर एक डीसी सर्किट का प्रॉब्लम लेते हैं। ये स्लाइड खत्म सबका, किसी का बाकी है? नहीं तो क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो आप लोग, ठीक है, फिर हम करवा देंगे। इजी है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल, इट्स नाइस। तो इस तरह का सिमिलर शायद मैं जेई क्लास में ले लिया था। ये चीज बोला है, एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक स्विच है, कनेक्टेड टर्मिनल 1, कुछ रेजिस्टेंस है, बैटरी है, ऊपर में जगह छोड़ना, ऊपर में एक सर्किट आने वाला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट से 5 ओम है, ये 20 वोल्ट्स है, इंडक्टेंस है कितना 300, चलो यहाँ से ठीक है। बोला गया है कि ऊपर में ना दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ठीक है, R1 है तुम्हारा कितना ले 2 ओम या 6 ओम, R3 है तुम्हारा, हाँ R3 3 ओम, दोनों पैरेलल में, लेकिन पहले स्विच कहाँ पे है, SW स्विच है 1 पे, ठीक। तो ये सर्किट डायग्राम दिया थ्योरी में, ये बोला इनिशियली स्टेडी स्टेट, इनिशियली सर्किट is in steady state, steady state मतलब everything is constant with time, सर्किट ऐसा दिखने में स्टेडी स्टेट। फिर बोला एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, बोले जब से वहां प्रॉब्लम शुरू हो, जब प्रॉब्लम शुरू होगा वो कब होगा, स्विच इज फ्लिप्ड टू 2, जो 2 वाला पॉइंट है वहां पे मैं स्विच को फ्लिप करने वाला, मतलब 1 से डिस्कनेक्ट होगा, स्विच का क्लोज होगा, ठीक है। एक बार स्विच को फ्लिप कर दिया 2 पे, सर्किट एनालाइज करना और तुमको निकालना फाइंड टोटल हीट dissipated in alpha, heat dissipated in alpha, ठीक। तुम बार बार मेरी तरफ देख रहे, मैं वही सोच रहा हूँ क्या सुंदर बात है, ask you। तो सर्किट पहले वैसे स्टेडी स्टेट में, स्विच को फ्लिप करने वाले, फ्लिप करने के बाद क्या होगा तुम सोचना है, तुमको अल्टीमेटली निकालना टोटल हीट डिसिपेटेड, टोटल हीट जनरेटेड इन R1, ठीक।
ट्राई कर, बैटरी में एक डंडी कम हो गया। नहीं नहीं ठीक ठीक बात से यही बोले थे ना, कुछ और बोले, मुझे यही सुनाई थी। हाँ अच्छा हाँ, बैटरी ठीक से ड्रॉ करेगी। याद है ऐसा आता, ऊपर का पार्ट रहेगा ही नहीं, let's say। नीचे का सब पार्ट दिया हुआ है ऐसा, बोल दिया सर्किट स्टेडी स्टेट में। पहले पार्ट में ट्राई टू फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इनिशियल। यूबीआई बोला मतलब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पे स्टोर होगा, इंडक्टर में स्टोर हो सकता है इनिशियल। ठीक है, जब सर्किट स्टेडी स्टेट में तब वो निकालो। तो पहले ये पार्ट करो, फर्स्ट डू दिस पार्ट एंड फिर वो पार्ट में जाना कि स्विच को फ्लिप किया तो क्या होगा। ঠিক আছে, মানে এটা করলে ওই পার্টটাও তুই বুঝতে পারবি, ইউ ক্যান थिंक अबाउट इट लॉजिकली। चलो सोचो, ठीक। तो उसके बाद मैं फटाक फटाक से कर दूंगा, चलिए टाटा गुड बाय, चलिए। तो आग्निक क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 1947, डेट से याद रखो तुम। लॉजिक कितना सिंपल है चाचा, जो भी करंट होगा, अभी किसी ने बोला सर स्टेडी स्टेट में करंट क्या होता है, कांस्टेंट विद टाइम। सर अगर करंट कांस्टेंट विद टाइम है, स्टेडी स्टेट का बात कर रहा हूँ, टी इक्वल्स टू 0 के पहले, अगर करंट कांस्टेंट विद टाइम है तो सर डी आई अपॉन डी टी का होता है 0। मैंने इनिशियली का बात हो रहा है, हाँ स्विच फ्लिप नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग में बिफोर स्विच इज फ्लिप डेरिवेटिव ऑफ डी आई अपॉन डी टी 0 এটা কেন বললাম, কেন যে এল ডি আই अपॉन डी टी তো ইনডিউসড টিএমএফ হয়। তো যদি কারেন্ট কনস্ট্যান্ট হয় মানে এখানে কোনো ইনডিউসড টিএমএফ নেই, এর মানে এই সাইডের পোটেনশিয়াল যদি ভিসি নিস, ভিসি লিখবো, হ্যাঁ লিখবো, এটা যদি ভিসি হয় এই পোটেনশিয়ালটা কত ভিসি, কোনো पोटेंशियल डिफरेंस नहीं इंडक्टर अक्रॉस, मतलब इंडक्टर इन अदर वर्ड्स इट इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये कॉमन एक नोटेशन होता है, बोलते हैं कि जब भी स्टेडी स्टेट होता है, ये कॉमन कंक्लूजन होता है, इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। कैपेसिटर करंट फ्लो करते देवे ना, इंडक्टर चुपचाप फ्लो करते देवे, ठीक है। तो इनिशियली मैंने इन स्टेडी स्टेट ये लिखी देता, इन स्टेडी स्टेट L behaves as short circuit। और कोई पूछा क्यों, तो रीजन समझाना कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, एल डी आई अपॉन डी टी 0 आस कोनो ईएमएफ कोनो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है क्लियर। तो बहुत बढ़िया, एल बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, इजी चीज, ठीक। तो स्टार्टिंग में मतलब सर्किट कैसा है, अगर मैं स्टार्टिंग में सर्किट यहाँ ड्रॉ करूं, सबसे इजी पार्ट पूरा डिस्कस करते हैं थोड़ा, मतलब initially your circuit can be redrawn like this, this is a simple resistance and a simple battery, खत्म। for electrical purposes ये है तो भाई करंट क्या होगा, EMF by R, so 20/5। इससे इजी क्या होता है जिंदगी में, सोना इजी होता है, इससे सोने में भी मेहनत नहीं करना पड़ता, बस पढ़ जाओ, ठीक है। तो अपन ये तो बहुत ज्यादा करते होगे सोना। So this is the initial current, माने before closing the switch, before like flipping the switch, initial current ये है 4 एम्पीयर, कितना इजी है। अब तुम बोलोगे therefore UB the inductor এখানে কোনো অপোজিশন দিচ্ছে না, কোনো ইনডিউসড ইএমএফ দিচ্ছে না, বলে ওটাকে আমি ড্র করলাম না, কিন্তু इसका मतलब ये नहीं कि इंडक्टर है ही नहीं, इंडक्टर है, কয়েল है, মানে এখানে কারেন্টও ফ্লো করছে, গোল গোল ঘুরছে, মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ঠিক আছে, মানে এনার্জিও আছে। तो भले ही इसमें ड्रॉ नहीं किया लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी है, कीप दैट इन माइंड। यूपीआई का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल कितना था 3, तो 16 8 3 24 जूल्स, ठीक है। हाँ कुछ करने का नहीं, अपना जिंदगी शांति से कटाते रहो। हाँ तो इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी 24 जूल्स है, हाफ एल आई स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है हो गया। ये निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के यूज करके हम लोग हीट निकालेंगे। हमको हीट पूछा है ना, आई वोंट बी गोइंग फॉर इंटीग्रेशन, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें। तो अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, वी हैव एग्जैक्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट पार्ट, 15 मिनट है। ये हो गया पहला पार्ट सबका, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल सर्किट। तो इनिशियल सर्किट में ऊपर वाला पार्ट मैटर भी नहीं करता। अब आएगा टी को 0 प्लस, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं।
टी ग्रेटर देन सी या टी इक्वल टू 0 प्लस ए लेते। देखो बढ़िया से सुनना सब लोग, इंडक्टर है, उसको कनेक्ट कर दिया विद दीज टू रेजिस्टेंसेस, ठीक। अब आइडिया क्या, आइडिया है कि इसके पहले तो करंट जीरो, यहाँ पे कुछ करंट था ऑलरेडी, स्टार्टिंग में कुछ करंट था, ठीक है। दैट करंट वाज कितना, कितना आया, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आया था, ठीक है, कुछ करंट आया। अब बात है तुम जैसे स्विच को फ्लिप कर रहे हो, बैटरी गोज आउट ऑफ द सर्किट, उसको ड्रॉ करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। अब बैटरी ना मेन एजेंट है जो करंट को मेंटेन करता है, सोर्स। एक सर्किट में जो करंट का केमिकल सोर्स, जो एनर्जी का सोर्स है वो तो एक बैटरी होता है। अब बैटरी को सर्किट के बाहर निकाल दिए तो करंट तो मेंटेन हो नहीं पाएगा। तो लॉजिकली सुनना स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्विच फ्लिप करोगे द करंट विल ट्राई टू डिक्रीज, विल ट्राई टू गो डाउन टू जीरो, बिकॉज देयर इज नो, ये नया सर्किट में देयर इज नो सोर्स। इनफैक्ट बैटरी को क्या बोलते हैं, बहुत बुक में पढ़े होंगे, बैटरी इज कॉल्ड एन एक्टिव सोर्स। एक्टिव वर्ड यूज करते हैं मतलब जहां पे एनर्जी है। इंडक्टर रेजिस्टेंस इन लोग बोले जाते हैं पैसिव सोर्स, they are not supplying you continuous energy, बैटरी लेके सप्लाई करते हैं। सो ये बैटरी इज एन एक्टिव सोर्स, लेकिन एक्टिव सोर्स इज आउट ऑफ सर्किट, इज आउट ऑफ सर्किट। एक्टिव सोर्स या बैटरी जो भी लिखो, आउट ऑफ सर्किट। सो ये करंट एक्चुअली डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। अब आएगा हमारा फैराडेस लॉ या इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। इंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। पहले करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है 4 एम्पियर, बट नाउ इट विल ट्राई टू डिक्रीज, लेट्स से वो 3 पे जाने का ट्राई करेगा टिल 0। करंट अगर डिक्रीज करने का ट्राई करेगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इनवेरिएबली आएगा ही आएगा, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू अपोज द चेंज। सब पढ़ाया गया ये सब। करंट डिक्रीज कर रहा मतलब अगर मैं ईएमएफ को आई ट्राई टू रीइंफोर्स इट, उसी डायरेक्शन में रखने का ट्राई करूंगा, मतलब এইদিকে পজিটিভ এইদিকে নেগেটিভ, তাই জন্য मैं लो टू हाई আমি पुश করব। बैटरी की तरह इमेजिन करो, बैटरी अगर यहाँ पे कनेक्ट करते आई शुड हैव कनेक्टेड माय बैटरी लाइक दिस, लो टू हाई पुश करने के लिए। तो ये लेकिन इंड्यूस्ड है, तो इंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ अब आए, এর আগে অবধি কিন্তু इंड्यूस्ड ईएमएफ কি ছিল, 0। The moment you flip the switch, on flipping the switch, on flipping, तो मैं थ्योरी लिखूं तो ऐसे, on flipping switch, current in inductor IL लिखता हूं, tries to decrease, in fact eventually decrease करेगा, tries to decrease, because of which a self-induced EMF EIL, self-induced EMF will appear। इसी को बोलते थे बैक EMF टाइप थिंग। वो डिक्रीज करने का ट्राई करा लेकिन तुम उसको अपोज करो, करंट को अपोज नहीं, करंट के चेंज को अपोज, बार बार बोलते हैं चेंज को अपोज कर, इट्स ट्राइंग टू डिक्रीज, आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट इट, ठीक है। तो ये जो करंट है ये अब सब डिवाइड होगा, इसको दो ब्रांचेस मिल गए, I1 I2, पैरेलल सब डिवाइड करके यहां पे है। इन अदर वर्ड्स जो करंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोअर हाफ में मूव कर रहा था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपर हाफ में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा थ्योरी अर्जिनी सुन है ना, मैंने लाइक चाप नहीं सुन लो एक बार ऐसे, ठीक है। नहीं तुम लोग कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी बोल रहा था यहाँ पे एक चीज सुनो, कितना इंटरेस्टिंग। याद है मैंने एक दिन बोला था, जिस दिन सेल्फ इंड्यूस्ड में पढ़ाया था, कि स्विच को ओपन करते तो बहुत स्पार्किंग होता है, क्योंकि जैसे ये कैसे तुम स्विच को जैसे ही ओपन करोगे, तुम स्विच को जैसे ही ओपन करने का ट्राई करोगे, वो टर्मिनल्स के अक्रॉस ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये ईएमएफ तो ह्यूज होगा। जैसे ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट कैन लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, वहां पे स्पार्किंग हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, ये सब बताया था, मे भी सुने होगे, मे भी याद होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में এই জিনিসটাই করা হয় টু অ্যাভয়েড স্পার্ক। हम लोग स्विच बाहर से देख रहे हैं, हम स्विच को स्विच ऑफ किए, स्विच के अंदर पीछे में रेजिस्टेंस लगा रहा है, ওরা জানে কি আমি যদি সুইচটাকে জাস্ট যদি সুইচ অফ করি ওপেন সার্কিট হয়ে গেল, এখানে স্পার্কিং হতে পারে, ওইখানে কি থাকে ওরা ওই সুইচটাকে আবার অন্য একটা সার্কিটে কাজ করিয়ে না, যেটা আমাদের কাজে নয়, মানে कंज्यूमर उससे यूज नहीं करे, लेकिन वो अंदर में वो स्विच क्या करेगा, जो ह्यूज ईएमएफ आया उसको स्पार्किंग ना करवा के उसके कारण करंट ले, কারেন্ট হলে তো প্রবলেম নেই, ওটা ভিতরে গরম হয়ে তারপর ডিকে করে যাবে, মানে কারেন্টটা ফাইনালি জিরো হবে কিন্তু স্লোলি জিরো হতে পারে, লাইক 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ডস লাগছে কারেন্ট জিরো হবে। কিন্তু ওই যে যদি আমি কিছু জিরো না করে আমি শুধু ওপেন করে ছেড়ে দিতাম, ওই হিউজ ভ্যাকুয়ামটা কিন্তু এখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স করে এটা আয়নাইজ করে দিত, স্পার্কিং হতো। তো পাওয়ার সুইচেস যেগুলো বলে, মানে যেগুলো প্লান্টে ইউজ হয়, पावर स्विच एमनी একটা सिस्टम यूज করে। तो मतलब ये प्रॉब्लम लेने का ये रीजन था कि
मतलब এটা জিজ্ঞাসা করবো না, तुम लोग के लिए बहुत हाईफाई हो जाएगा, लेकिन ये कॉलेज में पूछते हैं कि एक सर्किट दे दिया और बोले कि इसमें तुम क्या मॉडिफाई करोगे ताकि स्पार्किंग ना हो या इस तरह का प्रॉब्लम को अवॉइड कर। तो सर्किट में मॉडिफाई क्या करो, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो। जो इंडक्टर वाला एलिमेंट है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, ऐसे लगाओ कि स्विच को जब फ्लिप करोगे वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो मतलब क्या, करंट कहीं पे यूज हो जा रहा है, वो स्पार्किंग का तो सीन नहीं आ रहा। बस कंज्यूमर को लग रहा है मैं स्विच ऑफ किया लेकिन अंदर में वो करंट रन कर रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब इतना सिंपल मैकेनिज्म नहीं होता। हाँ, वो जो बोलते जो रिलेज बोलते हैं, जिसको पावर रिलेज बोलते हैं, जो प्लांट में होता है, वहां पे अंदर में एक अलग मैकेनिज्म यूज होता है, तो ये यूज होता है। बट ये सिर्फ नहीं यूज होता, और भी रहता है। जैसे आप सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे डायोड, तो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द आइडियाज कि कैसे हम लोग उसको अवॉइड करें। तो ये प्रॉब्लम लेने का ये भी एक रीजन था, ये चीज दिखाना था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो एनीवेज, बैक टू टॉपिक, इतना समझ गया कि ये सर्किट ऐसा होगा। अब नीचे सर्किट देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करंट এখানে डिक्रीज করবে, बट डिक्रीजेस গ্র্যাজুয়ালি লিখে দিই। মানে আমরা এতদিন যখন ইন্ডাকটেন্স পড়িনি না, हम लोग जब भी स्विच ऑफ करते थे हम लोग क्या मानते, करंट फट करके जीरो हो गया। करंट एक्चुअली ইন্ডাকটেন্স থাকলে ফট করে জিরো হবে না, কারেন্টটা ধীরে ধীরে জিরো হবে। ঠিক আছে, তো আমাকে এখন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছে, ঠিক আছে, लेट्स से 1 घंटे बाद तुम देखो करंट जीरो हो चुका है, कोई सोर्स नहीं है ना, अल्टीमेटली करंट हैज टू बी जीरो। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक एनर्जी, वो मैंने आज नहीं फाइनली। ठीक है, तो एनर्जी गया, ऑब्वियसली हीट में गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये रहा, इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, will get converted into heat, will get converted into heat, since फाइनली करंट ऑब्वियसली क्या होगा, 10 into 0। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहाँ। हम लोग बोलेंगे सर मुझे हाफ एल आई स्क्वायर अपनी बार पड़े छे, हाफ एल आई आईटाকে आई नॉट लिखी মানে ইনিশিয়াল কারেন্ট, this can be written as h1 plus h2। h1 is a heat in r1, h2 is a heat in r2। এখন আমরা বলি আমাকে তো h1 জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে h2 টা কিছু ভাবে এলিমিনেট করতে হবে। अब यहाँ पे और एक लॉजिक है, ये लॉजिक मैंने पहले भी लिया है जी क्लास में, लेकिन अब ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ये बोर्ड्स में नहीं है, तो नहीं देंगे उतना, उतना भी सोचने बच्चों को नहीं देते। स्कूल देते हैं, स्कूल किया। अरे जॉइंट में ये पार्ट कॉमन है, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है देखो, एनर्जी कंजर्वेशन करना है लेकिन दो अननोन है h1 h2, तो लोग ये लॉजिक लगाते हैं, फॉलो करना। हटा रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट स्लाइड, किसी का कॉपी करना बाकी तो रुको, बस देख लो फिर कॉपी करते रहो। हीट इन रेजिस्टेंस কেমন করে লেখা যায়, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर dt। কারো যদি এটা নিয়ে প্রবলেম হয় তো গো ইনটু দ্য বেসিক্স। স্যার मैं একবার পড়িয়ে দিই, স্যার পাওয়ারটা কি হয়, dh upon dt, বেসিক ডেফিনেশন। কিন্তু পাওয়ারটা i স্কয়ার r ও হয়, তো অবভিয়াসলি h কি হবে, i স্কয়ার r dt ইন্টিগ্রেশন। তো বলে স্যার h1 will be integration of i স্কয়ার মানে i1 স্কয়ার r1 dt, h2 will be integration of i2 स्क्वायर r2 dt। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, तुमने पढ़ा है जब भी तुम लोग पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखते हो तो सिर्फ आई स्क्वायर और फॉर्मूला नहीं होता, और एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग बोलते हैं सर वी स्क्वायर बाई आर करो ना, सर वी स्क्वायर बाई आर वन डी टी এটা একই জিনিস, ওহমস ল থেকে এটা কনভার্ট হয়ে যায়, মনে আছে তো ক্লাস 10 और कुछ नहीं। ठीक है, ওহমস ল তো ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কি, লাস্ট স্লাইডে যাচ্ছে একবার, সিন্স রেজিস্ট্যান্স গুলো প্যারালাল আরে কারেন্ট ডিফারেন্ট হবে কিন্তু ভোল্টেজ তো সবসময় দুজনের কি থাকবে, সেম। তো মানে ভোল্টেজ ইজ অলসো ভ্যারিয়েবল টাইম, কিন্তু দুটো জনের সেম থাকবে না। जैसे आई के टर्म्स में लिखे तो कंपेयर करना डिफिकल्ट है, i1 r1 i2 r2 ডিফিকাল্ট, দুটোই চেঞ্জ করছে, i1 i2 চেঞ্জ করতে হয়, এখানে কিন্তু ভোল্টেজটা তো সেম। ঠিক আছে, তাহলে আমি বলতে পারি স্যার h1 বাই h2 রেশিওটা কি হবে, ইন্টিগ্রেশন অফ v স্কয়ার dt ইন্টিগ্রেশন v স্কয়ার dt দুটোর জন্যই কমন কেটে গেল, তাহলে কি আসলো r2 বাই r1। ठीक है सर, मैं आया बात, v स्क्वायर का फंक्शन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे r1 बाहर निकल गया, वहां पे r2 इंटीग्रेशन v स्क्वायर dt कट गया, तो ये आ गया, তাহলে এখান থেকে h2 এলিমিনেট হয়ে গেল। बच्चों इधर h1 r1 by r2 এখন করে না, therefore half li naught square बहुत easy, it's h1 plus h1 r1 by क्लियर। अब यहाँ से h1 निकल जाए, सॉल्व, बस खत्म। ये पूरा लॉजिकल स्टेप्स।